यूँ तो पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा जी से मैं कई अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग विषय पर बाइट लेते रहता हूँ, इनसे सवालात करते रहता हूँ, लेकिन आज मैं आपको इनकी निजी ज़िंदगी के बारे में रूबरू कराना चाहता हूँ। दरअसल इनका जो राजनीतिक सफ़र है वो बहुत पुराना है। काफ़ी पहले से इन्होंने अपने राजनीति दुनिया में कदम रखा था और उसके बाद गृह मंत्री तक बनने का जो सफ़र है उस सफ़र को आज जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी कठिनाइयाँ होती हैं, क्या कुछ फेस करना पड़ता है, उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, किस तरह का स्किल्स चाहिए कि गृह मंत्री तक का जो पद होता है, एक ओहदा होता है, उसको कैसे हासिल किया जा सकता है। नए युवा वर्ग जो राजनीति में एक चाहत रखते हैं, अपना मकाम देखते हैं, एक अच्छा ओहदा देखते हैं, तो उन्हें शुरुआती दिनों से ही कैसे उसकी तैयारी करनी होगी, किस तरह का उसके लिए पढ़ाई, एजुकेशन और कैसी ट्रेनिंग कुल मिला करके होती है, इन चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। तो बहुत रोचक और बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत आज पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा जी से होने वाली है, तो धैर्य बना करके रहिएगा। लंबी बातचीत होगी और आज आपको डीप जानकारी मिलने वाला है। तो अगर आप नए हों और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो फ़ौरन इसी वक्त कर लीजिए, ताकि इसी तरह से रोचक रोचक शख्सियतों से, अच्छे ओहदे के व्यक्तियों से, अलग अलग डिफरेंट मुद्दों से आप वाकिफ़ हो सकें, रूबरू हो सकें। तो आइए सबसे पहले पूर्व गृह मंत्री जी का स्वागत करते हैं। सर, डीडी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, राजनीतिक सफ़र जो रहा है वो काफ़ी पहले से रहा है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि बचपन के दिनों से लेकर के गृह मंत्री तक का बनने का जो सफ़र था वो कैसे था और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी? ऐसे तो मैं गांव का रहने वाला हूं। मेरे गांव में मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल तो था लेकिन मिडिल स्कूल नहीं था। हम दूर जा कर के, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर जा कर के मिडिल स्कूल पर मैंने पढ़ाई किया। मिडिल स्कूल के बाद ऐसा लगा कि पढ़ाई मेरा छूट जाएगा जी, लेकिन उसी समय मैंने कहा जाए 76 में मैं उसमें 8वीं पास किया था। और बाल विवाह की तरह हमारे आदिवासी समाज में बाल विवाह का प्रथा शुरू से ही था, लेकिन हमारे यहाँ एक, आज हमारे बीच में नहीं है वो, एक पटवारी स्वर्गीय बबन कुशवाहा जी यहाँ रहते थे। उन्होंने मुझे एक मार्गदर्शन का काम किया। मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन अगर लाया है तो मैं उसको स्मरण करता हूँ। इस गांव में पहली बार है, इस गांव में उन्होंने जो मुझे मार्गदर्शन दिया कि कम से कम मैट्रिक पास करके ही शादी विवाह करना चाहिए, ऐसा मेरे को मार्गदर्शन दिया। और वास्तव में मैं उनकी एक प्रेरणा को मैंने अपने आप में आत्मसात किया। ऐसे मेरे परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं, पढ़े लिखे लोग नहीं थे। मेरे गाँव में भी इस तरह का मुझे कोई मार्गदर्शन दिया नहीं, और उनकी ही प्रेरणा से मैं, जो पटवारी जी थे, उनकी प्रेरणा से मैंने अपने आप में साहस के साथ मैंने पढ़ाई करना शुरू किया। और चूँकि मेरे गांव से यहाँ पर 10 किलोमीटर दूर में हाई स्कूल सलका हुआ करता था, और यहाँ ओडगी ब्लॉक यहाँ से 30 किलोमीटर दूर। हॉस्टल में मुझे रहना था। उस समय इतना यहाँ पर आवागमन कभी नहीं था, बस भी नहीं थी, और गरीबी भी था, अशिक्षा भी था गाँव में। आपके पिताजी क्या करते थे? मेरे पिताजी कृषक थे। मैं यहाँ से 30 किलोमीटर दूर ओडगी ब्लॉक है। जब मैं 8वीं पढ़ा 76 में, 77 में मैंने यहाँ से पैदल चल कर के ओडगी जाता था। कोई साधन नहीं था, पुल पुलिया नहीं था। रेल नदी में नाव में चढ़ करके हम लोग पैदल जा कर के वहाँ ओडगी पहुँचते थे। तो छात्र जीवन में मैंने बहुत संघर्ष भी किया। जो यहाँ से ओडगी यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, और मैं जंगल जाता था। यहाँ से बीच गांव भी पड़ता था, 2-3 गांव, लेकिन नदी डाक करके हमने ओडगी पहुँचते थे। और हॉस्टल में रह करके मैंने 3 साल वहीं पढ़ा। 77, 78, 79 3 वर्ष मैं लगातार हॉस्टल में पढ़ा। और निश्चित है कि मुझे वहीं से एक राजनीतिक प्रेरणा प्राप्त हुआ। 77 में स्वर्गीय लरंग साय जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं 77 में जब मैं 9वीं पढ़ रहा था, उसी समय वो केंद्र में श्रम मंत्री, जनता पार्टी की सरकार थी केंद्र में, और थे उसी समय मैं प्रेरणा देखा कि एक ट्राइबल क्षेत्र का एक आदिवासी नेता केंद्र में मंत्री बना है। मुझे भी आने वाले भविष्य में मुझे संकल्प, उससे प्रेरणा मिला। और मैंने कहा कि अब मुझे राजनीतिक का जो मन में इच्छा है राजनीतिक क्षेत्र में, तो मैंने छात्र जीवन में मैंने कहा 9वीं में मैं क्लास कैप्टन बना, गेम कैप्टन भी बना मैं। और 10वीं 11वीं जो 2 साल 78-79
2 साल में उस ओडगी हायर सेकेंडरी स्कूल का हाई स्कूल कैप्टन भी बना। उस समय खेल का मैंने एक ना ग्राउंड था ना कोई और भी किसी तरह की सुविधाएं थी, इसके बावजूद भी मेरा कबड्डी, फुटबॉल और वॉलीबॉल में काफ़ी रुचि था। अच्छा। और 79 में मेरा मैंने 79 में मेरा कबड्डी में राज्य स्तरीय मध्य प्रदेश हुआ करता था, राज्य स्तरीय खेलने का मेरा चयन भी हुआ। मैंने खंडवा में जाके कबड्डी खेला। और वॉलीबॉल, फुटबॉल ऑलराउंडर, चाहे वॉलीबॉल हो ऑलराउंडर, जो भी 60 मार भी करता था। मेरा हाइट नहीं है, इसके बाद मेरा छलांग, हाई जंप, लॉन्ग जंप दोनों मेरा था। वाह। और फुटबॉल भी ऑलराउंडर, गोलकीपर से लेकर के साइड कॉर्नर से लेकर सेंटर, जो भी ऑलराउंडर मैंने खिलाड़ी के रूप में मैं ओडगी में जाना जाता था। और कबड्डी में तो जब मैं छात्र जीवन में मुझे एक अपने आप में साहस बढ़ा वहाँ से। और ओडगी मैंने एक राजनीतिक पृष्ठभूमि वहीं से शुरुआत हुआ है। ओडगी से मैंने कहा ना, जब 2 साल में साला नायक था, हॉस्टल कैप्टन भी था लगातार। वहाँ निर्विरोध मेरा चुनाव होता था, हॉस्टल में भी रहा और हाई स्कूल में। सर, आप बातचीत के दरमियान एक बहुत अच्छा जिक्र आपने किया कि कैसे राजनीति की तरफ आपका आने का मन बना। मैं ये जानना चाह रहा था कि राजनीति की तरफ आने का मन तो बना, लेकिन राजनीति में आकर के आप उस ज़माने में, अगर 80 की दशक की बात की जाए, 90 की दशक की बात की जाए, तो ऐसी क्या चीज़ें थी जो बदलना चाहते थे या उसके खिलाफ आप राजनीति में उतर करके लड़ना चाहते थे? ये ट्राइबल क्षेत्र काफ़ी पिछड़ापन है, आवागमन विहीन है। मैं खुद जो है अपने जीवन में नदी में मैंने पुल नहीं था, नाव डा करके हम पढ़ने जाते थे। तो मेरे मन में एक ऐसा वो था, मन में भाव था कि वास्तव में राजनीति के माध्यम से ही हम कुछ विकास क्षेत्र के जो पिछड़ापन है, शिक्षा का भाव है, स्वास्थ्य का भाव है, आवागमन का भाव है, विभिन्न क्षेत्रों में बिजली, पानी, सारे बहुत बड़ा अभाव मैं देख रहा था। हम लोग छात्र जीवन में 79 तक तो हम लोग बिजली नहीं देखे थे कि बिजली क्या होता है। 79 में हम लोग ने लालटेन की पढ़ाई, ढेबरी लालटेन की पढ़ाई से हमने पढ़ाई किया। अच्छा। ये हम लोगों ने अभाव देखा था। तो अपने को आप महसूस हुआ कि यह क्षेत्र काफ़ी पिछड़ापन है और संघर्षी जीवन है। और मैंने संघर्ष करना शुरुआत किया। और आपको बता दूं, मैं 83 में मैं सबसे पहले इस पंचायत का पंच बना। 83 की बात है? 83 राजनीति में प्रवेश मेरा हो रहा है जी। 83 से मैं BA और MA प्राइवेट किया हूँ। मैट्रिक तक मैं अपना रेगुलर था। इसके बाद मैंने राजनीतिक क्षेत्र में अपना प्रवेश शुरुआत किया। और राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करते हुए मैं BA और MA किया। तो मुझे अपने आप में एक हिम्मत भी बढ़ा कि एजुकेशन भी ज़रूरत है, और राजनीति में प्रवेश करके मुझे क्षेत्र की जनता की सेवा भी करने का अवसर मिला। जी। 83 में लगातार मैं उस समय कई पदों में रह सकते थे, ऐसा पंचायती राज में था। 83 में मैं पंच बना, फिर सरपंच बना, फिर BDC मेंबर बना, फिर जनपद का अध्यक्ष भी ओडगी ब्लॉक का 84 में बना। उस समय एक सिस्टम था जी कि जो पंच बनेगा वही सरपंच बनेगा और जो BDC मेंबर बनेगा वही जनपद अध्यक्ष बनेगा। तो उस समय हम 4 पदों में एक साथ रह सकते थे, ऐसा अच्छा उस वक्त का प्रावधान था। तो वो अवसर मुझे मिला कि मैं सरपंच के बाद जनपद अध्यक्ष भी रहा ओडगी ब्लॉक का। इसके बाद मैं 85-86 में, ऐसे तो मैं भारतीय जनता पार्टी का 82 में सदस्य बन चुका था, लेकिन मैं सक्रिय नहीं था उस समय। अच्छा। 86 से मैंने सक्रियता अपने आप में आया कि मुझे राजनीति में प्रवेश करना है तो भारतीय जनता पार्टी को सक्रिय होना चाहिए। 83 से जो शुरुआत किया पंचायती राज में, मुझे बहुत आगे बढ़ने का अवसर पंचायती राज के माध्यम से और मिला जी। और आज ये भी बता देना चाहता हूँ, आज तक 83 से लेकर के बीच में एक पंचवर्षीय गैप था। आज तक मेरी इस 35 साल लगभग इस पंचायत में सरपंच मैंने लगातार मैं 3 बार रहा, हमारी बेटा भी था, हमारी श्रीमती भी थी, अभी हमारी बहुरिया है। इस तरह हमारे पंचायती राज में मैं भी 2 बार जिला पंचायत सदस्य था, हमारे पत्नी भी जिला पंचायत सदस्य थी, हमारा लड़का भी वर्तमान में है। जी। तो ये पंचायती राज में मेरा लगातार जनता का आशीर्वाद मिला। और मैं शुरू कर रहा था कि 86 में मैं प्रवेश किया, फिर सक्रियता भारतीय जनता पार्टी में 86 से। पंच से शुरुआत करना, कभी शायद कोई उम्मीद न किया हो कि इतना बड़ा मकाम मिल जाएगा। सर, जब 83 की बात आपने कहा कि आप पंच बन गए थे, उस दरमियान आपको लगा था कि इतना लंबा सफ़र होगा और आगे चल करके इस राज्य के आप गृह मंत्री बन जाएंगे? 83 में जब मैं सरपंच भी बना, पंच के बाद सरपंच बना, और 83 में ही मैं टीचर भी बन गया था।
अच्छा। मेरे सारे साथी सोड़गी ब्लॉक के मेरे साथ पढ़ने वाले लोग सब टीचर हैं। सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्ति हुआ था। तो मेरा भी नियुक्ति मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन हमारे मित्रगणों ने कहा नहीं आपको फार्म हम लोग भर दे रहे, हाँ आप फार्म मत भरिए, हम लोग जाके भर देंगे, आप दस्तखत कर दो। मैंने दस्तखत कर दिया फार्म में। और वास्तव में उस समय शिक्षा का इतना अभाव था परियोजना क्षेत्र में कि हम लोग 83 में 30 सीट था, आरक्षण निकला था 30 सीट ट्राइबलों का, लेकिन 30 व्यक्ति हम हमारे 83 तक सूरजपुर की परियोजना जो जिला अभी बना है एक परियोजना था, 30 व्यक्ति नहीं मिल पाए शिक्षक सहायक शिक्षक बनने के लिए। इतने पढ़े लिखे नहीं थे। कुल 17 लोग ही हम लोग फार्म भरे थे और 17 में से सबका सिलेक्शन हो गया। ये भी मेरे पास भी लेटर आया ज्वाइनिंग करने का। तो संजोग ऐसा था कि मैं एक तरफ सरपंच बन चुका था निर्वाचित, एक तरफ लेटर आया। तो मैं कहा नहीं अब तो मैंने जन सेवा का ही बीड़ा उठा लिया है, ज्वाइन नहीं किया। मैं टीचर का लेटर मेरे पास आ चुका था सहायक शिक्षक बनने का। तो 83 का दशक था। तो उस समय वास्तव में मुझे एक बार कई तरह की भावनाओं से ये भी आया कि उस समय परिवार की स्थिति भी अच्छी नहीं थी कि हम और बड़ा काम कर सकें, लेकिन आत्मविश्वास था कि मुझे राजनीति करना है, संघर्ष करना है। भगवान की दया से हमारे माता पिता उनकी कृपा से उन्होंने जगह जमीन हमारे पास था। तो मैंने कहा हम खेती करके हम आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन नौकरी अब मेरे नीचे स्तर में नौकरी करूँगा तो 2-3 जगह पंचायतों में रह करके मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा शिक्षक बन के। लेकिन राजनीति करूँगा, संघर्ष करूँगा, पता नहीं संघर्ष का परिणाम आगे क्या होगा, लेकिन हिम्मत और हौसला से मैंने काम किया। और 86 में भारतीय जनता पार्टी का जो मैं सक्रियता से मंडल अध्यक्ष महामंत्री के रूप में काम शुरुआत किया। और लगातार फिर मेरी सक्रियता के कारण 90 में भी मैंने भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगा, सूरजपुर विधानसभा से नहीं मिल पाया। 93 से मुझे जो भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास किया मेरे ऊपर, 93 से पिलखा विधानसभा से मैं चुनाव लड़ा। पहला चुनाव मैं वहाँ से लड़ा। और निश्चित है कि अब उस माननीय पटवा जी हमारे बीच में नहीं है, उनकी सरकार में मैं पहले मिनी पीएससी बोर्ड का मेंबर भी था। 93 से चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी ने हम पर विश्वास किया है। 93 में मैं चुनाव लड़ा पिलखा विधानसभा से। और 93 में मैं पहला चुनाव था, चूँकि मैं नया था। इसके बाद भी संघर्ष काफ़ी मैंने दौरा, जनसंपर्क, मोटरसाइकिलों के माध्यम से गांव-गांव मैंने दौरा किया। अच्छा। उसका परिणाम था तब संसाधनों की कमी थी। और उस समय अब सरकार में वो लगातार 80 से लगातार जो हमारा प्रतिद्वंदी है लगातार 80 से कांग्रेस से चुनाव लड़ रहा है, डॉक्टर प्रेम साय जी, और वो मंत्री भी बन चुके थे पहले। लेकिन मैंने मोटरसाइकिल से इतनी दौरा, जनसंपर्क किया कि पहली बार ही मुझे 9365 वोट से मैं चुनाव हारा, पहली बार। मतलब पहली बार, यानी बहुत कम फासला था। हाँ। इसके बाद 93 के बाद मैं पार्टी में लगातार सक्रियता और मेरी पूरी मैंने दौरा, जनसंपर्क इतना था। 1998 के जो विधानसभा चुनाव है जी, उसमें एकदम हम जीतते पिछड़ गए, इतना नज़दीक पहुंच चुके थे। 1198 वोट से मैंने हारा। 1998 के चुनाव 1198 वोट से। और राजनीतिक गुटबाजी के कारण मैं कह सकता हूं कि आपसी प्रतिद्वंदिता थोड़ा पार्टी में कुछ कलह थे, जिसके कारण हम पिछड़ गए। जनता काफ़ी हमारा समर्थन की थी, लेकिन बहुत कम वोटों से पिछड़ गए। इसके बावजूद भी मैंने संघर्ष यात्रा अपना छोड़ा नहीं। पीछे मोटरसाइकिल यात्रा, स्कूटर यात्रा, गांव-गांव लोग जानने लगे। जिस गली में ज़्यादा था पैकरा आ गया। मैंने हमने जनता के बीच में अपनी प्रतिष्ठा उन्हीं के कारण बना पाया, क्योंकि जनता ने काफ़ी मायूसी हुआ कि इतना मेहनत करने के बाद भी हम पिछड़ गए कम वोटों से। जी। 98 के बाद मैं संघर्ष यात्रा किया। माननीय इस देश के पूर्व प्रधान अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी। लगातार मैं लोकसभा में इतना जरूर था कि विधानसभा हम पिछड़ते थे, लेकिन लोकसभा में अपने विधानसभा से लगातार जीतते रहे पिलखा से। अच्छा, ये उपलब्धि मिलती रहती थी। 93 से मैं कभी लोकसभा में हारे नहीं अपने विधानसभा से। मैंने हम विधानसभा के परिणाम लोकसभा जीतते रहे, विधानसभा में थोड़ा पिछड़ते थे। 2002 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में भी मुझे एक बड़ा अवसर मिला था। अच्छा। वहाँ ट्राइबल आयोग का मेंबर भी मुझे बनने का अवसर मिला था। ट्राइबल आयोग का मेंबर छत्तीसगढ़ से मुझे पहला अवसर मिला था उनकी सरकार में। और यह देन निश्चित है कि मेरे ऊपर कृपा आज हमारे बीच में नहीं है। स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल जी, जो हमारे पार्टी के बीच में पितामह की तरह काम कर रहे थे मध्य प्रदेश में, उनकी साख थी, उनकी विश्वास था मेरे ऊपर। उनकी कृपा से ही मैं लगातार 93-98 में मुझे उनकी जो कृपा थी, चाहे मिनी पीएससी बोर्ड का मेंबर बनना हो, उनकी काफ़ी मेरे पर आशीर्वाद था।
मैं खरा उतरा भी, कहीं भी मैंने पार्टी के साथ विश्वासघात नहीं किया। पिलखा विधानसभा में 2003 में मुझे पुनः भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और मैंने उस चुनाव में 20,501 वोट से चुनाव जीता था। 2003 और 8 के बीच में मुझे जो अवसर मिला, मैंने छात्र जीवन को मैंने याद करता था। मैंने अभाव में पढ़ा, नदी नालों में पुल नहीं था, नाव से डाक करके हम जाया करते थे। उस क्षेत्र से प्रतापपुर विधानसभा के इलाके में जितने भी बड़े बड़े पुल बने, मेरी कार्य योजना था कि पुल तो बनाना बहुत ज़रूरत है, रोड पक्की रोड बाद में बने लेकिन पुल पहले बनना चाहिए। और उसी का परिणाम है कि आज मैं बहुत मेरे इच्छा शक्ति से प्रतापपुर पिलखा विधानसभा में था उस समय, चूँकि फर्स्ट दौर में बहुत सारे पुल पुलियों का निर्माण हुआ। इसके बाद 2008 में परिसीमन के बाद मुझे प्रतापपुर विधानसभा एक अलग विधानसभा बना, जिसमें ऑर्डर नगर और प्रतापपुर दोनों मिलकर के एक विधानसभा बना है। 2008 के परिसीमन के बाद मुझे 4,245 वोट से मैं पिछड़ गया। परिसीमन जब चुनाव लड़ा प्रताप विधानसभा पहली बार 2010 में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। इतना बड़ा दायित्व। चुनाव हारने के बाद भी यह भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं को खोज निकालती है, काबिलियत की परख होती है। अब मुझे कितनी काबिलियत है मैं तो इसको परख नहीं कर सकता, लेकिन पार्टी को परख होती है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया। 2010 में छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति, पूरे छत्तीसगढ़ के 27 जिलों का मेरा दौरा करने का अवसर मिला जब आप अध्यक्ष जब मैं प्रदेश का अध्यक्ष था, और पूरे प्रयास किया कि सरकार बने। और निश्चित है कि बहुत संघर्ष तो हुआ, लेकिन हमारी सीटें थोड़ा बराबर की स्थिति में पहुंच रहा था, लेकिन निश्चित है कि हमारे नेतृत्व में और माननीय डॉक्टर रमन सिंह के जो कामकाज थे, लगातार गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों की योजनाएं थी, उसका बेनिफिट मिला भी। और 2013 के जो चुनाव थे विधानसभा, उसमें मैं चुनाव जीत के आया, प्रदेश अध्यक्ष भी था, चुनाव जीत के भी आया। जी। संजोग संजोग ऐसा था कि उस समय वास्तव में सरगुजा जो संसदीय क्षेत्र है 8 सीटें हैं और उसमें आप एक लौटे 8 में ऐसे संजोग आया कि 8 में 7 हम पिछड़ गए, हम अकेला चुनाव जीत के आए। जी ये भी अपने आप में मिसाल है। माननीय डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में मुझे गृह जेल और पीएचई विभाग का कैबिनेट मंत्री बनाया गया था, मुझे सेवा करने का अवसर मिला। एक चीज़ मैंने नोटिस की आपके बातचीत के दरमियान, आपके संघर्ष की कहानी को सुनते हुए, कि आपने कभी हार नहीं मानी। अपनी ज़िंदगी के लिए भी आपसे सीख सकते हैं कि कभी हताश निराश नहीं होना है, निरंतर आगे बढ़ते रहना है, संघर्ष करते रहना है। पहली बार जब गृह मंत्री बने तो क्या बदलाव लाना चाहते थे अपने, वैसे तो जिम्मेदारी पूरे प्रदेश की थी, लेकिन अपने विधानसभा में एक अलग मोहब्बत होता है, एक अलग प्रेम होता है अपने लोगों से, अपने क्षेत्र से। क्या बदलाव लाना चाहते थे और उसमें आप कितना सफल मानते हैं? खासकर प्रतापपुर विधानसभा में इतने नदी नाला हैं जिसका जहाँ देखो उधर ही नदी से घिरा हुआ क्षेत्र। और मैंने पूरा एक एक गाँव, चूँकि चुनाव में 2008 से प्रतापपुर विधानसभा का तो चुनाव परिसीमन के बाद लड़ा, एक एक गांव की स्थिति को देखा कि कहीं पर मुरन नदी घिरा हुआ है, कहीं बरन नदी घिरा हुआ है, कहीं इरिया नदी घिरा है, कहीं छोटे छोटे नालों से गांव घिरा हुआ था। तो सबसे पहले मैंने आपके प्रतापपुर विधानसभा में जितने बड़ी नदियां नाले हैं, मैंने जब एक दिन गणना कर रहा था 2013 व 18 के बीच में, लगभग छोटा बड़ा पुलिया करके 200 करोड़ रुपए का मैंने पुलियों में काम किया। 30 पुलिया, वाह, जिसमें इरिया नदी, बरन नदी, महानदी, महानदी। तो इस तरह का जो छोटे छोटे पुलियों, इतने पुल बने हैं। आपके क्षेत्र में भी जो चलगली क्षेत्र है, मोरन नदी का 7 पुलिया, सबके किसी का 10 करोड़, किसी का 8 करोड़, इस तरह का पुलियों का उस श्रेणी में था एक नदी में। लेकिन उधर बरन नदी भी है, इरिया नदी भी है, उसमें भी पुलिया बना। हमारे प्रतापपुर के क्षेत्र में बाकी नदी है, महान नदी है, सही है। और छोटे नाले तो 2 करोड़ 1 करोड़ के बहुत सारे नदी नाले हैं। तो मैंने एक आंकलन कर रहा था कि मेरे विधानसभा में 5 साल में 200 करोड़ रुपए के लगभग सिर्फ पुलियों का निर्माण हुआ। रोड की बात अलग है। और आपने कहा कि सिर्फ पुलियों पे आपने अपने क्षेत्र में 200 करोड़ रुपए का आपने पुलियों का निर्माण किया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये पूछते हैं कि जब 2018 का चुनाव आता है और 2018 में आप लोगों की कहीं न करारी हार हुई, क्या वजह मानते हैं? 15 सालों में निश्चित है कि किसी सरकार का जनता कहीं कहीं किसी विषयों को लेकर उब जाती है। स्पर्धा तो हर पार्टी में रहता है। बहुत सारे लोगों ने मन में सोचा कि सरकार तो बनी रहा है, मेरा इनसे नहीं जमता है तो इनको निपटाओ। ये भी चल रहा था पार्टी के अंदर। मुझे ऐसा लगा। अच्छा।
कि बहुत सारे कुछ नेता ऐसे थे हमारे प्रतिद्वंद्विता के रूप में कि सरकार तो बन रही है ना, इनको निपटा दो ताकि दूसरी बार हमारा अवसर मिल जाए, मुझे टिकट मिल जाए, इनको हराएंगे तो टिकट मिल जाएगा। अच्छा। एक विषय तो यह था आंतरिक कहा जाए जी, प्रतिस्पर्धा, कि मुझे अवसर नहीं मिला तो हम इसको पिछाड़ेंगे तो शायद अवसर मिल जाएगा। एक भाव ये भी था, और एक भाव मैं जो अनुभव किया पूरे प्रदेश में जो स्थिति था 2018 में, बहुत सारे काम हुए। हम लोगों ने कहा ना, इतने स्कूल, कॉलेज, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, थाना, मैंने मेडिकल कॉलेज, जो जो मूलभूत आवश्यकताएं थी इस प्रदेश के लिए, माननीय डॉक्टर रमन सिंह ने 15 सालों में 11 जिलों का निर्माण किया। जो बस्तर संभाग के क्षेत्र हैं, हमारे संभाग में भी कई, जैसे बलरामपुर हो गया, सूरजपुर हो गया, ये जिले माननीय डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में बनी। फिर बस्तर संभाग के जितने भी क्षेत्र है पिछड़ापन, उन क्षेत्रों का भी काफ़ी विकास के करने के लिए जिला बनाया गया था। 2018 में जो महसूस किए, इन लोगों ने 36 घोषणा जो बनाया, और उस घोषणा में जनता को ऐसा प्रलोभन दिया गया कि हम सरकार बनते ही तत्काल इसको लागू करेंगे, आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। एक तो बहुत बड़ा इसमें जनता को भ्रम हुआ, और इतना भ्रम हुआ कि निश्चित है कि हम 15 सालों में 15 सीट चुनाव जीते, ये बात है। लेकिन उसके पीछे घोषणा पत्र का बहुत बड़ा उनको हवा मिला। जनता के विषयों को जब पढ़ने लगा कि किसानों के सारे कर्जा माफ़ हो जाएंगे, बिजली हाफ हो जाएगा, हमारे जो नौजवान हैं उनको 2,500 रुपये का जो बेरोजगारी भत्ता दिए जाएंगे, या रोज़गार नहीं मिलेगा तो बेरोजगारी भत्ता, ये जो उनके घोषणा पत्र में था। और यहाँ तक कि हमारे जो सहायिका, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं 60 साल से ऊपर हैं, उनको 1500 रुपये का पेंशन दिया जाएगा। जो हमारे महिला समूह हैं उनके भी कर्जे थे, उनको भी माफ़ कर दिया जाएगा। मूलभूत जो गाँव को प्रभावित करता है, कर्जे तो माफ़ के साथ साथ ये जो तंदू पत्ता तोड़ने वाले लोग थे, उनका भी हम लोग सरकार में 250 रुपया प्रति सैकड़ा था, उसके लोगों ने सीधे 400 रुपया कर दिया, 4000 मानक बुरा कर दिया। तो इस तरह का जो घोषणा पत्र जो ज़मीन को छूता है, गरीबों को छूता है, ये जो गांव की स्थिति हुआ। शासकीय कर्मचारी वर्ग में संविदा कर्मचारी थे, टेम्परेरी नौकरी कर रहे थे, शासकीय क्षेत्रों में जो काम करने वाले थे, उनको भी इन्होंने ऐसा घोषणा पत्र रखा कि हम सबकी जो संविदा नियुक्ति में है, दैनिक वेतनभोगी हैं, सबको परमानेंट कर देंगे। वो भी एक हमारे खिलाफ गया। जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थे, उनका भी ऐसा लगा कि तनख्वाह 3 गुना बढ़ा देंगे, 5-6 हज़ार मिलता है उसको हम सीधे 15,000 रुपये कर देंगे। तो इससे जो मैंने देखा कि हर वर्ग को उन्होंने छू करके अपने आप को उन्होंने सफलता तो अर्जित किया, और इतना लोगों में भाव पैदा कर दिया लोगों ने कि जैसे गंगा जल की कसम, गंगा जल जब किया जाता है, आदमी मरते समय पिलाया जाता है किसी को, कि इसको गंगा जल, अंतिम उनका जान जा रहा है, उनको गंगा जल उन्हें पिला दिया जाता है, मुक्ति मिल जाए। ये लोगों ने अपने आप को ऐसा साबित किया कि हम गंगा जल लेकर के जगह जगह कसम खा रहे थे कि गंगा जल सारे वादे पूरा करेंगे। और थोड़ा सा वो वर्तमान राजनीति पर चर्चा करते हैं। वर्तमान में जैसा 2023 की तैयारियां कहीं ना कहीं आप लोगों ने शुरू कर ही दी है, और 2023 को फतह करने की एक चाहत है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी जो लगातार छत्तीसगढ़ में परिवर्तन हुए हैं, एक के बाद एक परिवर्तन हुए हैं, उसमें ये आसार जताए जा रहे हैं कि पुराने चेहरे अब नहीं दिखेंगे, पार्टी नई बदलाव लाना चाहती है, पुराने दायित्वों को हटा करके उनको एक अलग जगह दिया गया है, नए लोगों को मौका दिया जा रहा है। इस पर क्या देखते हैं? क्या ये सही पॉलिसी है, सही रणनीति है बीजेपी की? बदले नहीं जा रहे हैं सब जगह, ये तो एक काम करने का एक अवसर दिया जा रहा है जी। जहाँ कोई कमजोरी हो रही है, थोड़ी मोड़ी कुछ कमी बेसी है, उसको परिवर्तन और हर क्षेत्रों में सक्रियता लाने के लिए, कसावट लाने के लिए ये परिवर्तन हुए हैं कई जगह। काम तो सब जगह हो रहे हैं। कोई भी पार्टी संगठन टीम भावना से ही काम होता है। कहा तो ये भी जा रहा है, जिला हो, प्रदेश हो, जो भी है, निचले स्तर में हो, सब टीम भावना से ही काम होते हैं, मंडल स्तर से हो। कहा तो ये भी जा रहा है कि रमन सिंह जी जो पिछले 15 सालों से सीएम रहे हैं छत्तीसगढ़ के, लेकिन अब उन पर भरोसा शीर्ष नेतृत्व नहीं कर रही है, अब उनको साइड किया जा रहा है। तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? अब ऐसा तो मैं सुना नहीं हूँ, पता नहीं आप लोग कहाँ से बात कर रहे हैं। भरोसा तो भारतीय जनता पार्टी ने तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास करती है। जी जी। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है भाई। इसमें पार्टी जिसको अवसर मिलेगा, चाहे विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, चाहे मंत्री बनाना हो, मुख्यमंत्री बनाना, तो संगठन तय करता है।
किसको क्या किन बनाना मुद्दों है। पर 2023 के मैदान पर आप लोग उतरेंगे और क्या कुछ सपने रहेंगे छत्तीसगढ़ को बदलने के लिए? छत्तीसगढ़ देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता सबसे भ्रष्ट सरकार से ऊब चुकी है। हम तो पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी होता रहता है, रायपुरों में आना जाना लगा रहता है, क्षेत्र में भी। सरगुजा संभाग से भी हम लोगों ने मीटिंग वूटिंग, पार्टी के बहुत सारे गतिविधियों में कार्यकर्ताओं से मुलाकात हो रहा है, जनता से भी चर्चा होती है। जनता धोखे में फंस गई और आज पछतावा हो रही है उनको कि हम कितना जल्द समय आए कि इस कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकें। कांग्रेस अपने मेहनत और अपने बलबूते चुनाव नहीं जीती थी, ये तो परिवर्तन की लहर थी जो उनकी घोषणा पत्र में बहुत बड़ा दम था। लेकिन उस घोषणा पत्र में तो वो विफल हो चुके हैं। गोठान बना रहे हैं, गौ माता की हत्या रोज हो रही है रोडों में। ये बोलते हैं कि जो आवारा पशु उनके लिए गोठान बनाया गया है। कहाँ पर गोठान में, किस गोठान में मौसी रहते हैं? कहीं नहीं है। ये सब जनता देख रही है कि हमारे केंद्र सरकार के मनरेगा के पैसे, मूलभूत के राशि को पैसे को खर्च कर दिया गया है जो अन्य कार्यों में होना चाहिए था। इस तरह के गोठानों का निर्माण हो रहा है। जो बेचारे गांव गरीब किसान 25-30 साल से काबिज थे, उनको भी जबरन जो है ये सरकार हटा दिया जा रहा है, कब्जा हटा करके गोठान बना जा रहा है। ये भी गोठान में उदाहरण के लिए बता दें कि किस गोठान में अगर गौ पालन होता होगा, पूर्ण रूप से फर्जी गोबर खरीदी हो रही है, किसी गोठान में कोई गोबर खरीदी नहीं हो रही है। तो जनता तो देख रही है इस सरकार की विफलता को। जनता देख रही है कि धान खरीदी में किसान ने सरकार बनाया था इनको। सरकार जो है बनाने का श्रेय किसानों को है। 25 रुपये किलो धान की बात बोलते हैं, अरे भैया 19 रुपये 60% तो केंद्र का समर्थन मूल्य है। अभी तो मोदी जी ने 100 रुपये और बढ़ा दिया। अभी 20 रुपये 60 पैसे। हाँ, अब तो इनके पास 4 रुपये 40 पैसा देने के लिए है। उसी को अपना श्रेय लेने के लिए हम 20-25 रुपये धान खरीद रहे हैं। ये सब जनता को धोखा देने में सरकार माहिर है, झूठ बोलने में माहिर है। अगर कांग्रेस की सिचुएशंस को देखा जाए, भले ही 2003 से लगातार आप 2018 तक सत्ता पर रहे, लेकिन कांग्रेस बहुत ज़्यादा बैकफुट पर रही नहीं है। 35 सीटों से तकरीबन वो कभी नीचे नहीं गए। वो 2-4 सीटों का ही डिफरेंस रहा है। 2-4 सीटों के बदौलत ही आप सत्ता पर काबिज रहे। तो मैंने कहा ना कि यह सीट लंबे कालखंड तक कांग्रेस विचारधारा के लोग जुड़े हुए थे, विपक्ष कमज़ोर था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी की संख्या कम नहीं है। प्रजातंत्र में सबसे ज़्यादा अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के 18 करोड़ मेंबर भी हैं। तो आज विपक्ष की भूमिका, हम लोग पहले थे तो हमारे मेंबर भी कम हुआ करते थे, कार्यकर्ता का निर्माण नहीं हो पाया था। लेकिन आज हमारा कहाँ एक कमी है, हम लोगों में एकता। अगर हम आज भी कांग्रेस अपने दम बलबूते पर जो चुनाव जीता नहीं है, वो तो हवा थी, उस हवा में जीत करके लोग आ गए। और आज जनता पछता रही है कि इनके और हमारे में तुलना जब करते हैं क्षेत्र का विकास। आप लोग महसूस करिए ना, अभी यहाँ हमारे क्षेत्र में मंत्री कहीं किसी से गांव में गया नहीं। 4 साल में दौरा कर रहा हूँ, 100 गाँव का मैंने भी दौरा किया। कहीं देखने को नहीं मिलता है कि एक ठो काम कोई किया हो। कहीं भी कोई पुल पुलिया निर्माण, स्कूल भवन, कॉलेज खोला हो। कि कोई एक ऐसी बड़ी कमी बताइए वर्तमान सरकार की जिसके बदौलत या जिस मुद्दे के बदौलत आप 2023 में लौट आएंगे। जिस तरह इस प्रदेश में शांति होना चाहिए, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया का जो नारा था पूरे देश में, आज जैसे ही कांग्रेस के स्थान आया, लगातार लूटपाट डकैती से जनता में भय का वातावरण बन चुका है। 2003 में जब हम चुनाव जीते तो उस समय भय और आतंक का वातावरण था। माननीय जोगी जी आज नहीं है, लेकिन उनके शासनकाल के जो लोग देखे, भय और आतंक, इसका प्रभाव जनमन में जनता देखती है, बोलती नहीं है लेकिन देखती है। तो आज ये जो अत्याचार कर रहे हैं, इनके नेता लगातार लूट मार कर रहे हैं इस प्रदेश में। विकास के नाम पर एक मरम्मत नहीं हो रहा है, रोडों की हालत खस्ता है पूरे प्रदेश की। तो इससे जनता को निर्णय करना है। हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार पोलिंग बूथ तक मजबूती से काम करने का, कार्यकर्ताओं की मीटिंग, लगातार प्रशिक्षण के कार्यक्रम हो रहे हैं। तो ये तो हमें पूर्ण विश्वास है कि इस कांग्रेस ने जितने वादा किए उनकी विफलता का हम जनता तो जन तक पहुंचा रहे हैं। और उसका परिणाम होगा कि ये भी जो, मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भी 5 साल में जो है 15 सीट रहेगा कांग्रेस का। रामसेवक पैकरा जी का भविष्य में क्या भूमिका होगा? देखिए, हमारी भूमिका तो चालू है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हम जनता के बीच में जा रहे हैं और निश्चित है कि इनकी जो विफलताएं हैं, जो 36 घोषणा किए हैं, उनमें हम एक एक बिंदुवार जनता के बीच पूछ रहे हैं कि इस क्षेत्र का सरकार में मंत्री हैं, विधायक हैं, कर क्या रहे हैं,
कौन सा ऐसा काम कर दिया जिससे जनता को हित हुआ है। मेरी भूमिका तो पार्टी के लिए है, पार्टी लगातार मेरा उपयोग जहाँ भी करती है मैं वहाँ जाता भी हूँ, संगठनात्मक काम भी करता। मुझे याद है जब आप गृह मंत्री थे तो एक डिबेट हुआ था जिसमें तब विधायक नहीं थे प्रेम साय टेकाम जी, और आपके साथ डिबेट हुआ था। 4 साल हो गए, डर रहे ना, वो जनता से डर रहे कि उन्होंने जो 36 घोषणा किया उसमें एक भी पूरा नहीं किया। वो जनता के बीच में कोई जवाब फेस करने को तैयार नहीं है, इसलिए वो लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उनके नेता, उनके लोग सारे भ्रष्टाचार में। यहाँ शक्कर घोटाला हो रहा है हमारे क्षेत्र में, तो यहाँ गन्ना शक्कर कारखाना में घोटाला हो रहा है, सारे जगह इनके नेतृत्व में सहकारिता मंत्री हैं। भ्रष्टाचार का चरम सीमा बढ़ चुका है, इन पर विश्वास जनता हट चुकी है। जनता के पास फेस करने को इनके पास कोई मुद्दा भी नहीं है ना कि हम जनता को कुछ समझा सकें अब। इसलिए तो जाति जवाई का समय आ गया है, इसलिए जितना लूटना है लूट लो, यही काम चल रहा है इनका। कभी डिबेट के लिए अगर वो आ गया है तो आप आइएगा उनसे डिबेट करने के लिए। मैं तो कर रहा हूँ, सामने एक एक विषय पर हम चर्चा करेंगे। वो आएंगे नहीं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है वो इतने डरे हुए हैं जनता के बीच में कि वो डिबेट में नहीं आ सकते। आप जब भी बुला हम आएंगे, उससे जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें वक्त दिया और इतनी ढेर सारी अलग अलग विषयों पर बातें की। ये थे पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा जी, जिनसे हमने लंबी बातचीत की और ढेर सारी बातें हुई, राजनीतिक चर्चाएं हुई, निजी जिंदगी के बारे में भी चर्चाएं हुई। ये कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स पर लिख करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। DT यूट्यूब चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो फौरन कर लीजिए। ऐसे ही बड़े बड़े हस्तियों से रूबरू होने का मौका इस चैनल पर आपको मिलता रहेगा। अब दिलेश देवांगन को दीजिए अनुमति। नमस्कार।